प्लास्टिड लवक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड मुख्यतः ये पादप कोशिकाओं प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स या यूग्लिनोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। मुख्यतः ऑलमोस्ट जो प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर ये प्लास्टिड लवक प्लास्टिड वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ दी पिगमेंट प्रेजेंस एंड एब्सेंट 3 टाइप प्लास्टिड होते हैं। पिगमेंट मतलब वर्णकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो प्लास्टिड हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो वर्णक, यदि किसी प्लास्टिड के अंदर वर्णक उपस्थित है, प्रेजेंस ऑफ वर्णक, तो उसको बोलेंगे वर्निलव या क्रोमोप्लास्ट। और यदि उसमें पिगमेंट अनुपस्थित है तो उसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णिलवक। और यदि किसी प्लास्टिड मतलब लवक के अंदर हरित लवक, एक स्पेशल टाइप का जो पिगमेंट होता है जो केवल प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उसी के कारण जो पादपों का जो प्लांट होते हैं ना, उनका रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, वर्णिलवक है, वो प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या होता है? फैट सॉल्युबल पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंस ऑफ फैट सॉल्युबल पिगमेंट लाइक जैसे कैरोटिनॉल एंड ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। These pigments give the parts of the plant yellow, orange, red color। मतलब ये क्रोमोप्लास्ट में जो वर्णक जैसे कैरोटिनॉइड वर्णक है, ज़ैंथोफिल्स है, लाइकोपीन है, तो इस प्रकार के वर्णक क्या है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी के कारण जो पादपों की जो फूल होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं, उनके रंग कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। इसी प्रकार जो फलें, उनके भी क्या है? जो डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, इसी क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित वर्णकों के कारण होते हैं। अब है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णिलवक। ये होते हैं रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक तो अनुपस्थित होते हैं उनका, लेकिन जो अवर्णिलवक है, इनका जो मुख्य काम होता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स और फूड, भोजन के स्टोरेज में मुख्य भूमिका कौन सा वर्णक निभाता है? ल्यूकोप्लास्ट। और यदि यह भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित है तो उसको बोल देंगे एमाइलोप्लास्ट। और यदि वही भोजन ऑयल्स एंड फैट्स की फॉर्म में स्टोर है तो ऐसे अवर्णिलवक या ल्यूकोप्लास्ट को बोल देंगे एलायोप्लास्ट। और यदि भोजन वही स्टोर प्रोटीन के रूप में हो रहा है तो ऐसे अवर्णिलवक या ल्यूकोप्लास्ट को एल्यूलोप्लास्ट कहते हैं। अब हम अगला जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, इसका ही हम क्या डिटेल से अध्ययन करेंगे और इसी संरचना का वर्णन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है मुख्यतः पादप होते हैं ना, पादपों की जो मेसोफिल कोशिकाओं, उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण जो पृथ्वी पे हमें पादपों का जो रंगीन या हरा रंग दिखाई देता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण दिखाई देता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में क्या क्या होता है? यह भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी प्रकार दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंगक होता है। इसमें भी क्या है? बाह्य झिल्ली, हरितलवक झिल्ली और इनर हरितलवक झिल्ली, दोनों मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, इसी प्रकार ये क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त अंग ऑर्गेनेल्स। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है, और जो क्या होता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होती है, एंजाइम्स भी होते हैं, और डबल सर्कुलर डीएनए वहां पे भी पाया जाता है और यहाँ पे भी डबल सर्कुलर पाया जाता है। लेकिन जो राइबोसोम वहां पर भी 17S राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ पे भी 17S राइबोसोम, किसमें, स्ट्रोमा के अंदर। लेकिन जो वहां थी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो स्थान था उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और यहाँ बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये राइबोसोम, डबल सर्कुलर डीएनए और एंजाइम्स ये क्या होते हैं, किसी भी कोशिकांग के लिए प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए और कुछ सूचना के लिए यह किस पर, केंद्रक पर डिपेंड रहता है। कुछ आरएनए या प्रोटीन निर्माण के लिए ये इंफॉर्मेशन किससे लेता है, केंद्रक से। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन स्वतंत्र रूप से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, सबसे जो बाह्य झिल्ली होती है क्लोरोप्लास्ट की या हरित की, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बाह्य हरित लवक की झिल्ली। और जस्ट इसके अंदर होती है हरित लवक की आंतर, इनर मेम्ब्रेन, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। और आंतरिक झिल्ली से जो घिरा हुआ स्थान होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसी के अंदर ही क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, और मेम्ब्रेन लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या होते हैं, ये ग्रेनम, जिसे थाइलोकोड भी मतलब पूरे मेम्ब्रेन वाली जो झिल्ली युक्त संरचना होती है, इसी स्ट्रोमा के अंदर कवर रहती है। अब क्या होती है इसमें, जो थाइलेकोड, बहुत सारे थाइलेकोड आपस में एक के ऊपर एक ढेरीनुमा संरचना बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेनम या ग्रेनम। और ये जो स्थान होता है जहां पे एंजाइम होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर स्टार्च के कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, इसकी जो लंबाई होती है 5 से 10 नैनोमीटर होती है। लेंथ कितनी होती है, यहां से यहां तक जो लेंथ है, यहां से 5 से मतलब जो लंबाई है 5 से 10 नैनोमीटर होती है, और चौड़ा यूं वाली 2.4 नैनोमीटर की होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में भाई किस किस से मिलकर बना होता है, हरित लवक किस से मिलकर बना होता है, तो हरित लवक होता है एक तो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रोमा, ये दोनों कम से मिलकर बना होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। अब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अब है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा के कौन कौन से घटक होते हैं, थाइलेकोड्स होती है, जो ग्रेना की एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं थाइलेकोड। और थाइलेकोड होती है, इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे रोबोस्को एंजाइम जो C3 साइकिल या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए होता है, और राइबोसोम 17S राइबोसोम होते हैं। अब ये थाइलेकोड क्या होता है भाई, थाइलेकोड आपस में एक के ऊपर एक जमकर किसका निर्माण कर जाती है, ग्रेना या ग्रेनम। और यही फोटो लाइट रिएक्शन के लिए यही कौन सा है, ग्रेना ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ये थाइलेकोड है, थाइलेकोड से जो घिरा हुआ स्थान होता है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, क्या, ल्यूमेन। और थाइलेकोड की इसी झिल्ली पर ही छोटी प्रकाश संश्लेषणकारी जो इकाई है, छोटी प्रकाश, इनको बोलते हैं क्वांटा सोनी। इन्हें फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट
प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक या क्रियात्मक, मतलब क्रियात्मक इकाई क्वांटासोम इसी के ऊपर रहती है, और इससे घिरा हुआ जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और ये इस ल्यूमेन के अंदर ही क्या होता है, थाइलाकोइड में फोटोलाइसिस होता है जल का, H2O को H2H प्लस और हाफ O2, इसमें कन्वर्ट किस में होता है, जो ल्यूमेन के अंदर, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, किसके अंदर, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। अब एंजाइम्स होते हैं भाई, कौन सा एंजाइम होता है, जो हरित लवक है उसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसमें रूबिस्को एंजाइम जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के लिए कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर। और यही एंजाइम रूबिस्को होता है, ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, सर्वाधिक पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली प्रोटीन है या एंजाइम वो है रूबिस्को प्रोटीन, जो कहाँ पाई जाती है, हरित लवक के स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती है। और यही एंजाइम क्या होता है, प्राइमरी एसेप्टर, प्राइमरी एसेप्टर ऑफ CO2, CO2 का प्राथमिक ग्राही C3 साइकिल के अंदर कौन सा होता है, रोबुस्को एंजाइम, ये होता है कौन, रोबुस्को एंजाइम, जो C3 साइकिल उसको, अब ये इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं और केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और इसी रोबुस्को एंजाइम की सहायता से हमें कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर पादपों का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जैसे स्टार्च है या ग्लूकोज। ये डार्क रिएक्शन जो होती है पौधों के अंदर या C3 साइकिल में, वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, हरित लवक के में। लेकिन जो लाइट रिएक्शन होती है किसके अंदर, ग्रेना, ये जो वाली यूनिट है ग्रेना के अंदर, ये ग्रेना किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है, जो प्रकाश की ऊर्जा है उसको अवशोषित करने का जो काम होगा वो हमारे भाई साहब ग्रेना के पास होगा। और यही क्या करेगा ग्रेना लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी, सूर्य की जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये कौन सी है, जो लाइट रिएक्शन है प्रकाश पे आधारित है, और इसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, इस ग्रीनम के अंदर ही होते हैं। और ये ही क्या, लाइट ऊर्जा का उपयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। तो इसीलिए उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और इसी लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रकाश, जो भोजन बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ हैं उनका निर्माण इसी लाइट रिएक्शन में होता है। वे कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं, ATP प्लस NADPH2 या NADPH, ये होते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाश जो अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया के जो कच्चे पदार्थ हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक है ATP प्लस NADPH2। अब ये ATP और NADPH2 कहाँ यूज कर लिए जाएंगे, डार्क रिएक्शन में, किसने, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज, केल्विन साइकिल के अंदर यूज कर लिए जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो लाइट रिएक्शन, या इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन। तो ये मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्ड ट्रैपिंग दी लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, मेम्ब्रेनस, ग्रेना या ग्रीनम। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ATP और एनर्जी, ये रासायनिक पदार्थों में, ये रासायनिक पदार्थ हैं, लाइट एनर्जी के रासायनिक पदार्थ या रासायनिक प्रोडक्ट ऑफ लाइट एनर्जी क्या है, ATP और NADH2। इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक ऊर्जा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब फोटोन, लाइट्स के अंदर जो फोटोन है उस ऊर्जा का उपयोग करके केमिकल के अंदर वो कन्वर्ट कर दी, इसलिए फोटोकेमिकल अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट रिएक्शन में ये ATP यूज करेंगे, शुगर, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो ये थे हमारे मेन
कैसे स्ट्रक्चर होती है हरित लवक की। अब ये हमारा जो जो हरित लवक है, इसके मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करता है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम देखें तो इसका काम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना। और प्रकाश संश्लेषण ही पृथ्वी पर एक सिंगल टाइप की वह रिएक्शन है जो प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट यूज करती है भोजन बनाने के अंदर। दुनिया में ऐसा कोई और ऐसा ऑर्गन नहीं है जो डायरेक्ट मतलब लाइट एनर्जी को अपने भोजन बनाने के लिए भोजन बना सके। तो इसी प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। कौन करता है, केवल और कौन, केवल क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण, या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो महत्वपूर्ण जो वो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। और क्या करता है, पृथ्वी के अंदर O2 और CO2 को बैलेंसिंग, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, CO2 का यूज होता है भोजन बनाने के लिए, CO2 प्लस H2O का, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। तो पृथ्वी पर जो O2 और CO2 का बैलेंस इन जाती है और आउट भी जाती है सेल्स के अंदर से, CO2 यूज करी और O2 बाहर आए। तो पृथ्वी पर O2 और CO2 को बैलेंस में भी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही योगदान है। एक और काम है छोटा सा, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का होता है उसी प्रकार हरित लवक का होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी, कोश का द्रव्यी वंशागति में भी जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का हाथ होता है उसी प्रकार साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी, कुछ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी में योगदान किसका होता है, हरित लवक। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक पदार्थ होते हैं जो अगली वंशागति में भी उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, ये होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी। तो ये थी हमारे क्लोरोप्लास्ट एवं प्लास्टिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगली कक्षाओं में हम एक नए अंग को लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।